और मैं भी छूट दूँ। राइट है ना? चलो। अच्छा, अगेन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चल क्या रहा है सर? इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी डेरिवेटिव में ग्रीक ऑप्शन, ग्रीक और ऑप्शन ग्रीक के अंदर हम लोग सर भेगा में बात करने वाले हैं, यानी डेल्टा, गामा, थीटा एंड फोर्थ डेल्टा, सॉरी फोर्थ ग्रीक, दैट इज भेगा। बट भेगा को अंडरस्टैंड करने के लिए बीच में कौन टपक गया सर? बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मार्केट वोलेटिलिटी सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर मार्केट वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस है, ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ टेक्निक है, जो आप लोगों को मैंने पहले भी क्लास में बार बार बोला कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज नॉट एग्जैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस, बट दिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। माने बहुत सारे ट्रेडर तो ऐसे भी होते हैं सर, जो मार्केट में स्टॉप लॉस भी मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर बेस करके लगा सकता है। जैसे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस तरह से हम लोग ये देखते हैं ना सर, कैंडल स्टिक के अंदर हम लोग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना? कि कैंडल का हाईएस्ट ऑफ द डे, लोएस्ट ऑफ द डे, है ना? और अगर मानो मल्टीपल कैंडल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में जो दोनों कैंडल है उसमें से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है ना, या फिर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट सेल कर रहे हो कि लॉन्ग कर रहे हो। तो उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग स्टॉप लॉस वहां पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन करेंटली जो डिस्कशन चल रहा है ना, इसमें वोलेटिलिटी भी आप लोगों को ना मार्केट में स्टॉप लॉस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कौन सर? वोलेटिलिटी। माने ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है, जो लास्ट 2-3 क्लासेस से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि अल्टीमेटली निफ्टी का एक साल में निफ्टी कितना डेविएट हो रहा है, माने प्लस साइड में एज वेल एज माइनस साइड में। माने बुलिश कितना हो सकता है, नेगेटिव कितना जा सकता है, मेन रेंज से, मैंने एवरेज रेंज से कितना अप कितना डाउन, ठीक है, कितना प्लस कितना माइनस। तो इससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि चाहे मेरा निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, इसमें आपको रेंज बाउंड पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसके बीच में, मतलब दिस पार्ट से लेके दिस पार्ट के बीच में मार्केट रहने का चांसेस है। तो ये प्रोबेबिलिटी आप कॉन्फिडेंस के साथ भी ले सकते हो। और कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो करोगे, इसके ऊपर मैंने लास्ट दिन समझाया आप लोग कि 68% कॉन्फिडेंस कैसे होगा, 95% कॉन्फिडेंस कैसे होगा, और 99% कॉन्फिडेंस क्या होगा। याद आ गया सर सबको? हाँ, लास्ट दिन का डिस्कशन সবাইকে মনে পড়ছে একটু একটু? ओके सर, करेंटली निफ्टी 18781, निफ्टी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूएस এর ইনফ্লেশন রেটও আপডেট হয়েছে। यूएस इन्फ्लेशन कंट्रोल है, इंडियन इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है। इंडिया में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये आई थिंक लास्ट 5 साल में लोअर बता रहा है। लास्ट 8 ईयर में 4.25 8 ईयर में 4.25 और 3.5, आई थिंक 3.5 बोल सकते हो। 3.5 আমি তো 4.25 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सोर्स बता रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सोर्स बता रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन 3.45 8 साल में सबसे लोएस्ट दिखा रहा है। 8 साल में सबसे लोएस्ट दिखा रहा है। चलो ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन मानसून का हालत बहुत खराब है इस बार। अभी तक तो मानसून, लेकिन बोल रहे कि मालदा में आ गया है, वेस्ट बंगाल में मालदा में मानसून रीच कर चुका है। चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो ये रहा करंट मार्केट सिनारियो, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा क्या हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा चलो, मैं ना आज आप लोगों को वोलेटिलिटी के बेसिक्स के बारे में बात करूँ।
सॉरी एप्लीकेशंस के बारे में, बेसिक्स नहीं। मतलब बेसिक्स तो बहुत सारे हुआ सर, मैंने लास्ट कुछ क्लास में आप लोगों को बेसिक्स बहुत बार बताया, लेकिन आज ना थोड़ा वोलेटिलिटी एप्लीकेशंस में बात करें। ये सब बेसिक्स था। फिर सर हम लोग वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस भी किए थे। उसके बाद वोलेटिलिटी का मार्केट में मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में डेली वोलेटिलिटी, एनुअल वोलेटिलिटी का डेटा कैसे लेना है वो भी देख लिया, दिखाया था आप लोग। फिर हम लोगों ने लास्ट दिन जो किया था वो, आज सर मैं वोलेटिलिटी एप्लीकेशंस में बात कर लेता हूँ। चलो सर, ऐसे ही बहुत थोड़ा लेट हो गया आज क्लास। अच्छा, आप लोग ऑप्शन चेन तो पढ़े हो सर? अरे याद है सबको ऑप्शन चेन? बहुत दिन नहीं देखा होगा ऑप्शन चेन का थोबड़ा। ऑप्शन चेन का थोबड़ा बहुत दिन नहीं देखा होगा सर। स्ट्राइक याद है सबको? अरे स्ट्राइक याद है आप लोगों को? स्ट्राइक चूज करना पड़ता है ना, स्ट्राइक चूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो स्ट्राइक में जो 3 जोन होता है, नाम बता संभव जल्दी। स्ट्राइक में जो मनी बेस होता है। होती है। हाँ, ITM ITM ATM होती है। थैंक यू सर। ITM, ATM, ATM। इसको और थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, डीप ITM, ATM और DPOT और DPOT। डीप ITM, डीप OTM। थैंक यू सर। স্লাইডলি আইটিএম ও তো রয়েছে, স্লাইডলি ওটিএম। स्लाइडली यस होगा। यस यस, ठीक है चलो, अब एकदम सुपर डुपर याद है। तो बेसिकली अब हम लोग ना ये वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करके ये देखेंगे कि स्ट्राइक जब चूज किया जाता है तो कैसे वोलेटिलिटी आपको हेल्प करेगा। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब मार्केट तो वोलेटाइल है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। मार्केट का वोलेटिलिटी के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, माने मार्केट वोलेटाइल होगा, नो डाउट होगा सर। मार्केट है, मार्केट वोलेटाइल नहीं होगा तो कौन वोलेटाइल होगा? मार्केट का नाम ही है, वोलेटिलिटी का दूसरा नाम मार्केट है। अब द बिग क्वेश्चन इज स्ट्राइकिंग इट राइट। लास्ट कपल ऑफ चैप्टर्स जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब देखा ना। नाउ यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर फ्यू प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। अब हम लोग इसको ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में इसको डालेंगे सर प्रैक्टिकली। अब कैसे होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन ये एग्जांपल्स रियल लाइफ ही है, थोड़ा ओल्ड डेटा से लिया गया है। सिमिलर डेटा आप करंट मार्केट में एप्लीकेशन कर दें, ठीक है। और जितना समय आगे बढ़ता जाएगा वो ऐसे ही होता है। जैसे आप लोग बचपन में मैथ्स करते थे तो मैथ्स में आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते थे, लेकिन जब आप लोगों में से जो लोग बाद में इंजीनियर बना है सर, साइंस लेके आगे बढ़ा, वो लोग वही मैथ्स को आगे जाके बिल्डिंग बनाने में, पिलर बनाने में, रेल ब्रिज बनाने में, है ना, साइंस में एप्लीकेशन कर दिया। एग्जैक्टली वही बात है सर। हम लोग अभी एग्जाम्पल से सीख रहे हैं, बट बाद में इसी चीज़ को हम लोग स्टॉक मार्केट में एप्लीकेशन कर देंगे। तो सिलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक टू शॉर्ट और राइट। शॉर्ट माने बेसिकली सेल ना, सेलर ऑफ दी ऑप्शन सेलर, बेसिकली ऑप्शन सेलर माने राइट स्ट्राइक चूज करना है एज ए शॉर्ट ट्रेडर या फिर ऑप्शन राइटर। कैलकुलेटिंग द स्टॉप लॉस फॉर ए ट्रेड, या फिर ठीक है, माने कैसे आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करोगे, किस तरह से आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शन राइटर बन सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कौन सा चीज? वोलेटिलिटी। तो हाउएवर एट मच लेटर स्टेज, अब धीरे धीरे जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बार बार बोला कि सर हम लोग इसके बाद ये ग्रीक
खत्म हो जाएगा सर अगला 1-2 क्लास में। उसके बाद मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। तो स्ट्रेटेजी के अंदर ना मैं आप लोगों को कंप्लीट एप्लीकेशन दिखाऊंगा, तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। मैंने अच्छा लगेगा, मैंने एक्चुअली आप और एंजॉय करोगे मार्केट रिटर्न वगैरह को, क्योंकि सबके मन में तो एक ही चीज चलता है हमेशा कि सब कुछ तो ठीक है बट पैसा 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 कहाँ से आएगा, ठीक है। बट वही प्रॉब्लम है सर, पैसा के ऊपर नजर सबके होता है, लेकिन पैसा कमाने के पीछे का मेहनत सबको नजर नहीं आता। दैट इज द प्रॉब्लम। जो बंदा पैसा बनाता है और जो पैसा बनाने में मुश्किल में पड़ जाते हैं, इनमें फर्क यही है सर। एक बंदा सिर्फ पैसे को आंख में लगा के बैठा हुआ है, टकटकी लगा के, और एक बंदा मेहनत कर रहा है कि पैसा कमाने का जो मेन सोर्स है या मेन कोर एरिया है उस पर फोकस करता है। अभी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप पैसे पे फोकस करोगे कि पैसा का कोर एक्टिविटी पे फोकस करोगे। इट्स फुल्ली मैन टू मैन वेरी करता है सर। ओके, जैसे मछली पकड़ना होता है, कभी मछली पकड़ा आप लोगों ने? हाँ, बोर्डसी से। कुछ लोग होते हैं कि कब मछली आएगा उसी चिंता में। हाँ बोलिए सर, মাছ ধরেছিস? হ্যাঁ ধরেছি ধরেছি হ্যাঁ অনেক ধরেছি। ठीक है सर, मैं नहीं पकड़ा कभी। मैं देखा, मेरे को नहीं आता है ये सब, वो केचुआ वेचुआ डाल के, वो मेरे से नहीं होता है। लेकिन मेरे फ्रेंड लोग होता था, मैं उनके साथ बैठता था, तो कुछ लोग होते थे कि उनको पता होता है कि भाई क्या टेक्निक है, केचुआ डाले कि आटा का गोला डाले, और भी चीजें होते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर। तो जो भी है, कुछ लोग होते हैं कि ना उनको ना जेन्युइन चीज पता है कि कौन सा चीज मतलब पानी में डालने से क्या करने से मछली आएगा, और कुछ लोग होते हैं डाल के बैठा हुआ है मछली नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो रिलेटिव वैल्यू, आर्बिट्रेज, पेयर ट्रेडिंग, ये भी सिखाएंगे पेयर ट्रेडिंग कैसे होता है, ये अभी समय आएगा सर। वोलेटिलिटी आर्बिट्रेज बताएंगे। तो करेंटली ये सब थोड़ा सा स्किप करेंगे, बट आगे आगे ना ये वोलेटिलिटी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में भी बहुत काम होता है। आर्बिट्रेज के ऊपर तो सिर्फ मार्केट में एक अलग ही लेवल का ट्रेडिंग होता है सर, ये भी एक स्पेशल टॉपिक है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, आगे बताऊंगा। लेकिन करेंटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, वन ऑफ द की चैलेंजेस ऑन ऑप्शंस राइटर ऑलवेज फेसेस इज टू सिलेक्ट द राइट स्ट्राइक। ऑप्शन राइटर जो होते हैं, जो बेसिकली सेलर होता है ना, इनको हमेशा एक दिक्कत होता है कि वो कौन सा स्ट्राइक चूज करें, दैट ही कैन राइट दैट ऑप्शंस, कलेक्ट द प्रीमियम एंड नॉट रियली बी वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉट मूविंग। समझ रहे हो बात को? हाँ, ऑप्शन राइटर की हमेशा चिंता होता है कि मैं कौन सा स्ट्राइक चूज करूं। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता है सर, है ना, कि किस तरह का प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, कि क्या मैं ऑप्शंस राइटर हूँ तो आपको कौन सा स्ट्राइक चूज करना चाहिए। प्रीमियम कलेक्ट करना होता है, आप लोगों को पता है, जो सेलर होता है वो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, जो बायर होते हैं वो प्रीमियम पे करते हैं। ये सब बेसिक्स है, ये सब मैंने आप लोगों को बेसिक्स में ही बता दिया था, ये सब बहुत बेसिक्स है। বায়ার বায়ার কালেক্ট করে সেলার পেড করে। थैंक यू सर। यस, ও না 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 স্যার, কি বললি? বায়ার সেলার পে কালেক্ট করবে। করে, হ্যাঁ সেলার কালেক্ট বায়ারকে করে সে পেড দুটোটা। করে আর সেলার যে সে কালেক্ট করে। हाँ, হ্যাঁ थैंक यू सर। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग, माने आप जब वोलेटिलिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, मार्केट स्पॉट में कितना मूव कर जाए ये आपको उतना ज्यादा बॉदर नहीं करना है। माने मार्केट आपके स्पॉट मार्केट माने जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप अगर मानो निफ्टी का कोई एक स्ट्राइक चूज करो, कौन सा स्ट्राइक चूज करोगे? जैसे यहाँ पर अलग अलग दिखा रहा है ना सर, निफ्टी 8,500 ही बहुत बुरा है। एक सेकंड, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, निफ्टी जून 18,000, चलो अभी ज्यादा ढूंढने में समय नहीं लगाते। जैसे आप देख सकते हो सर, यहाँ पर अलग अलग कॉल ऑप्शन है ना, पुट ऑप्शन है। तो जो भी कॉल लेना है या पुट लेना है, वॉट एवर जो भी आपको बाई करना होगा, आप यहाँ से आराम से बाई सेल कर सकते हो। या अगर आप शॉर्ट सेलर बनोगे तो सेल में क्लिक करोगे, बाई करोगे तो बाई में क्लिक करोगे। सो पॉइंट इज नॉट अबाउट द बाइंग एंड सेलिंग, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैं इस पे ज्यादा क्या बोलूँ। लेकिन मेन पॉइंट जो है दैट इज कि आप जब भी स्पॉट ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो, आपका अंडरलाइन क्या है, आपका अंडरलाइन क्या है। आप कोई भी स्ट्राइक चूज कर सकते हो,
बट आपका जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? स्पॉट के मतलब ऑप्शंस के ऊपर होते हैं कि अंडरलाइन के ऊपर होते हैं? अंडरलाइन। अंडरलाइन के ऊपर। मैंने अंडरलाइन ही तो है जिसके ऊपर डिपेंड करके आपने स्ट्राइक चूज किया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,782 जैसे निफ्टी का करेंट अंडरलाइन है, और आपके सामने यहाँ पर अलग अलग आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम जोन आपके सामने अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेडर हो, उसके ऊपर डिपेंड करके आप ओटीएम, आईटीएम एंड एटीएम चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी रिस्क कैपेसिटी। इंडिविजुअल कैसे रिस्क लेना जानता है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हर एक ऑप्शंस में इनकम होता है सर, आईटीएम में भी होता है, एटीएम में भी होता है, ओटीएम में भी होता है, बट इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसा ट्रेडर हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या समय है आपके पास? ठीक है, टाइम इज मनी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। बट द पॉइंट इज नाउ, कल हम लोगों ने जो चीज सीखा था वो अभी बहुत जोर का काम आएगा सर। चलो, कि स्पॉट मार्केट अगर किसी ट्रेडर के अगेंस्ट में भी चले जाए फिर भी वो अपने आप को संभाल लेगा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर विल ऑलवेज एग्जिस्ट, हाउएवर अ डिलिजेंट ट्रेडर कैन मिनिमाइज दिस। मैंने जो भी मार्केट में स्पॉट मार्केट इधर उधर हो सकता है, ट्रेडर के अगेंस्ट में जा सकता है, बट जो बुद्धि लगा के काम करता है ना वो अपना रिस्क को कम कर सकता है। यही फर्क होता है सर। एक इंसान जिसके पास नॉलेज है और एक इंसान जिसके पास नॉलेज लैग है, इन दोनों में एक ही फर्क होता है कि जो बुद्धिमान होते हैं मतलब जो नॉलेजेबल होते हैं वो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, और जो लैक ऑफ नॉलेज होते हैं वो शायद कभी कभी इनकम कर लिया, लेकिन जब बहुत खतरनाक या अगेंस्ट वाला सिचुएशन हो तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। रिस्क को मिनिमाइज करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। रिस्क को मिनिमाइज करना भी एक बहुत बड़ा चीज है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स द ट्रेडर मिनिमाइज दिस वरी एंड इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस व्हाइल राइटिंग ऑप्शंस। माने जब आप कॉल सेल करोगे, ऑप्शन सेल करोगे, तब आपको मिनिमम रिस्क में हेल्प करेगा। चलो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बेल कार्व बोलते हैं ना सर इसको, और ये बेल कार्व कैसे बनता है सर? ये चीज आप लोगों को पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना कितना अलग अलग डेरिवेटिव क्रिएट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस। जैसे -1 + 1 माने -1 + 1 एसडी माने क्या सर? फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड डेविएशंस है ना। फर्स्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड डेविएशंस को 1 एसडी से डिनोट किया जाता है, +2 -2 को सेकेंड लेवल स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट किया जाता है, एंड थर्ड लेवल को +3 -3 इस तरह का डिनोशन दिया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोग ये चीजें आप लोग ऑप्शन साइड में भी मिलेगा आपको, जैसे कि मैं सेंसिबल में भी दिखाता हूँ अगर मिल जाती है। আচ্ছা দাদা, বেসিক্যালি ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার আর থার্ড অর্ডার যেগুলো দেখাচ্ছিল এসডি গুলো, এগুলো কি তোমার ওই মানে যখন আমি মাল্টি লেগে বা অপশনের স্ট্র্যাটেজি লাগে তখন কি এগুলো লাগে? হ্যাঁ অবভিয়াসলি, মানে তুই বেসিক্যালি যখন মার্কেটকে তুই মানে বুঝতে তিনটে যাচ্ছিস, লেগ যখন, মানে থার্ড লেগ কন্ট্যাক্ট যখন নেবো তখন এই মানে তিনখানা এসডি কাজে লাগবে, তাই তো? যে কোনো একটা এসডি, মানে ডিপেন্ড করছে কি তুই কোন এসডিটা নিয়ে চলতে চাইছিস। আচ্ছা আচ্ছা, সে বুঝেছি। ঠিক আছে, এই দেখ এখানে দেখ, এই দেখ এখানে একটা, इधर देखो सर, ये निफ्टी का 18766 दिख रहा है ना। ये देखो सर, आज का एक्सपायरी डेट है 15 जून का। स्ट्राइक आप देख सकते हो 18,700 का। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी मतलब आप एक कॉल सेल भी कर रहे हो, कॉल बाय भी कर रहे हो, इस हिसाब से आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। मैंने अभी तक स्ट्रेटेजी नहीं, एक छोटा मोटा स्ट्रेटेजी पहले दिखाया था। स्ट्रेटेजी में जब आऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा। बट जब स्ट्रेटेजी को एनालिसिस किया जाता है, आप यहाँ पर डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, डीके दिख रहा है ना, जो ऑलरेडी हम लोग सीख रहे हैं। इधर स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है सर, 1 एसडी, 2 एसडी। हेलो, দুটোই এটাতে দুটোই কল অপশন নিয়ে রেখেছে? না একটা কল, হ্যাঁ হ্যাঁ দুটোই কল আছে, একটা কল দুটোই সেল, কল একটা আছে? কল, একটা কল, আর একটা এটা একটা বাই, একটা সেল। আর এটা বুলিশ, এটা কল স্প্রেড রয়েছে মনে হয়, বুলিশ কল স্প্রেড। স্প্রেড আছে, ঠিক আছে, পরে হ্যাঁ স্ট্র্যাটেজি পরে বলবো আমি, এসব স্ট্র্যাটেজির পার্ট। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা দেখতে পাচ্ছিস কি, 1 एसडी, 2 एसडी। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी दिया हुआ है।
1.3%, 2.5%, कितना डेविएट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं करेंटली। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस को आप कितना कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो कि भाई इतना मार्केट डेविएट हो सकता है, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंदर मार्केट मूव कर सकता है। इसके ऊपर डिपेंड करके आप कितना कॉन्फिडेंट हो सकते हो। थोड़ा सा सुनो आज का क्लास, आप देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो, जैसे कि 1 SD जो है ये आपको 68% कॉन्फिडेंस देता है। 2 SD आपको 95% कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज नंबर ऑफ डेटा लेवल बढ़ जाता है ना। नंबर ऑफ डेटा लेवल बढ़ जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा लग जाता है। 3 SD में नंबर ऑफ डेटा और बढ़ जाता है, तो जितना डेटा ज्यादा होगा उतना चांसेस हाई हो जाएगा, जितना डेटा कम होगा उतना चांसेस लो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करना है। तो बेल कर्व above suggests that with reference to the mean, है ना। मीन माने एवरेज, एवरेज वैल्यू से आप कितना डेविएट हो सकते हो। 68%। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा अंडरस्टैंडिंग में, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस का जरूरत है। 68% of the data is clustered around mean within the first SD. In other words, there is a 68% chance that the data lies within the first SD. यानी फर्स्ट SD के अंदर डेटा रहेगा, इसका चांसेस है 68%। 95% चांसेस है कि डेटा सेकेंड SD के अंदर रहेगा। 99.7% चांसेस है कि डेटा थर्ड SD के अंदर रहेगा। अब आपको स्टॉक मार्केट में सुनना, सिंस वी नो दैट निफ्टी डेली रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है सर। ये चीज मैंने कल भी दिखाया था आपको कि निफ्टी का जो डेली रिटर्न होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बेल कार्व में दिखाया था। द अबव सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल टू निफ्टी। ये जो मैं प्रॉपर्टी आपको अभी दिखाया SD वाला, जो कल भी आप लोगों ने कैलकुलेशंस देखा था, अब ये बेसिकली निफ्टी में एप्लीकेबल होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है सर, व्हाट डज इट मीन, इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। चलो, दिस मीन इफ वी नो निफ्टीज मीन माने एवरेज एंड SD, then we can pretty much make an educated guess, ठीक है, मैंने knowledgeable guess about the range within which Nifty is likely to trade. Point to be noted, likely to trade over the selected time frame. चलो एक एग्जांपल देखते हैं। 11 अगस्त 2015, ये पुराना डेटा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेम कॉन्सेप्ट को आज के डेट में एप्लीकेबल कर देना। मेरे लिए 15 है कि 23 है फर्क नहीं पड़ रहा है, 2023 भी हो जाए या 2015 हो जाए, आप डेट को देखो। 11 अगस्त को ट्रेड का कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक्सपायरी है, जैसे कि आज थर्सडे है ना, आज वीकली एक्सपायरी भी है। नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी 16, मैंने 11 अगस्त से लेके नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी है 16। निफ्टी का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा था 8462 पे, 8462 पे। डेली एवरेज रिटर्न, आप लोगों को पता है रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। डेली एवरेज रिटर्न 0.04 जो गिवन है, एनुअलाइज्ड रिटर्न 14.8, ये भी आप लोगों को पता है कैसे कैलकुलेट करना होता है। डेली SD 0.89% एंड एनुअलाइज्ड SD 17.04%। सर ये सब डेटा कैसे आता है, ये सब पता है कि नहीं आप लोगों को? प्लीज टेल मी हाउ टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ डेटा। जरूरी नहीं कि आप लोग ये सब बैठे बैठे कैलकुलेट करो, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है सर मार्केट में, है ना। NSE के साइड में सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाते हैं, और आजकल तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुका है जो सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने एकदम अवेलेबल कर देते हैं। लेकिन सर इंफॉर्मेशन रहने से नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन करना जरूरी है। अब ये इंफॉर्मेशन के साथ आप क्या करो, गिवन दिस आई वुड लाइक टू आइडेंटिफाई द रेंज विद इन विच निफ्टी विल ट्रेड अंटिल एक्सपायरी। निफ्टी विल ट्रेड अंटिल एक्सपायरी, तो कितना दिन बाकी है, 16 दिन, 16 डेज टू एक्सपायरी। 16 डे SD इक्वल्स टू डेली SD इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 60, ऐसे बोल सकते हैं। 16 दिन का SD क्या बनेगा सर, डेली SD कितना है 0.89, इसको अगर आप स्क्वायर रूट कर दो 16 डेज के हिसाब से, तो आपको 16 डेज का SD मिल जाएगा। हेलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिस तरह से एनुअलाइज्ड भी इसी तरह से निकाला जाता है 252 डेज के हिसाब से। लास्ट दिन दिखाया था आप लोगों को कि डेली को आप एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हो, मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 16 डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सर नो,
थोड़ा बताइएगा सर, हाँ या ना। नाउ प्लीज लुक एट द सिचुएशंस। 16 डे एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये जो 3.567% आया, ये 16 डे का हिस्ट्री है। अब 16 डे एवरेज क्या होगा? इसके लिए आपको डेली एवरेज के साथ 16 डे को इंटू करना है। तो डेली एवरेज है आपका रिटर्न का 0.04, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है ना, डेली एवरेज रिटर्न 0.04 इंटू 16, तो 16 डे का एवरेज है आपका रिटर्न का 0.65%। तो ये आपको 16 दिन का हिसाब मिल गया सर। डेली रिटर्न और डेली एसडी से 16 डे का हिसाब आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ these numbers will help us calculate the upper and lower range within which Nifty is likely to trade over the next 16 days. ओके, मैंने ये चीज आप आज के मार्केट में भी कर सकते हो, है ना। सिमिलर डेटा अगर आपको अवेलेबल हो जाएगा तो आप आज खड़े होके जब आप कोई पर्टिकुलर निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप आज खड़े होके अगला 16 दिन में निफ्टी कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव जा सकता है, इसका एक प्रोबेबल सिनेरियो आप डेवलप आराम से कर सकते हो, है ना। तो वही चीज बता रहा हूँ सर कि निफ्टी का अगला मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, उसी के ऊपर डिपेंड करके आप अपना ट्रेड सेटअप लेना है आपको, उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको अपना ट्रेड सेटअप लेना है। अब चलो अपर रेंज क्या हो जाएगा? अपर रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16 डे एवरेज प्लस 16 डे एसडी। 16 दिन का एवरेज लेना है, 16 दिन का एसडी लेना है। तो एवरेज 0.65, एसडी 3.567, कुल मिला के होता है 4.215%। टू गेट द अपर रेंज नंबर क्या करना है सर? जो आपका एग्जिस्टिंग निफ्टी है, माने जैसे करंट मार्केट में तो 18,700 समथिंग चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे चल रहा था 8,462। अब इसके साथ आप 4.215 को 1 प्लस, माने एक्चुअली ये 4.215 तो परसेंटेज है, माने अगर एक्स्ट्रा कितना दे सकता है ये फॉर्मूला आ जाएगा सर, 1 प्लस करके, माने 1 इज द प्रिंसिपल अमाउंट और 4 इज द इंटरेस्ट अमाउंट, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो 8462 इंटू 1 प्लस 4.215%, माने कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? तो 8,462 चल रहा था, ये एक्चुअली कंपाउंडिंग हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिक कंपाउंडिंग ये फाइनेंस में भी सिखाया जाता है सर, ठीक है। मैं अभी ज्यादा फाइनेंशियल एप्लीकेशन नहीं बोलूंगा। तो 8462 कितना हो सकता है अपर बाउंड में? 8818। ये अगला 16 डेज मूवमेंट है, प्रोबेबल 16 डेज मूवमेंट ऑफ निफ्टी पॉजिटिव साइड में। लोअर रेंज क्या हो सकता है? जस्ट ऑपोजिट होगा, 0.65 एंड से माइनस कर दो 3.567 को, ठीक है। तो 0.65 से अगर आप 3.567 को माइनस करते हो एवरेज से, ठीक है, तो आपको मिलता है 2.920 टू गेट द लोअर रेंज। अब 2.920 को आप 1 से माइनस कर दो और उसको 8462 से इंटू कर दो, तो आपका लोअर रेंज बन रहा है सर 8214। 8214 ये দাদা बुलिश साइड। বলছি हाँ बोल, यस बोल। বলছি কি দাদা যে ইয়ে লোয়ার রেঞ্জ তো তাহলে সবসময় কমই আসবে মানে যেহেতু মাইনাস হচ্ছে মানে কমে আসবে তো সবসময়। ऑब्वियसली सब ऑलवेज कम आएगा, ऑलवेज कम आएगा, तभी तो वो माइनस में जा रहा है। माने जो करंट मार्केट प्राइस है, दिस इज द करंट प्राइस ना, माने एज पर आवर एग्जांपल, आप करंट लेवल में अलग से हो सकते हो, मतलब रियल मार्केट से। ये एग्जांपल क्या बता रहा है? 8462 निफ्टी चल रहा था, बिकॉज ये 2015 का डेटा से लिया गया है। तो 8462 से आप अपर साइड कितना जा सकता है निफ्टी, लोअर साइड कितना जा सकता है निफ्टी, आपको ये कहाँ से मिलेगा? एवरेज से मिल जाएगा, माने मीन से मिल जाएगा और एसडी से मिल जाएगा, है ना सर। আচ্ছা দাদা, हाँ হ্যালো, কি হয়েছে বল, বল বল। বলছি যে যদি এইরকম যদি ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে তো এইটাই স্টপ লস লাগানো যায় হ্যাঁ তো ডেইলি সেটাই তো বেসিস। শেখানো হচ্ছে, ইয়েস, করে তো অনেক লোক করে, প্রচুর ট্রেডার করে নর্মালি এটা। তাহলে এটা হিট করেও যাবে স্টপ লস। হ্যাঁ করেও যাবে একদম, এটাই তো কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক, করে তো প্রচুর লোক করে।
যারা বোঝে তারা করে, কারণ এটা ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন তো সবাই বুঝতে পারে না, ঠিক আছে? তো যে বুঝতে পারে তারা ইউজ করে এবং খুব ভালো সাকসেস রেট আছে এই মেথডে। সেই জন্যই বলছি কি সময় দে, ঠিক আছে? মার্কেটকে বুঝতে গেলে একটু টাইম দিতে হয়, একটু টাইম দিস, দেখবি ধীরে ধীরে মার্কেটের পুরো ভেতরের কোর অ্যাক্টিভিটি গুলো বুঝতে পারে, কিভাবে মার্কেটকে অ্যানালিসিস করা যেতে পারে। এটা পিওর ক্যালকুলেটিভ ওয়ার্ল্ড না, বাস একটু ক্যালকুলেশনস গুলো মাথায় রেখে প্রবাবল कॉन्सेप्ट গুলোকে যদি বোঝা যায় খুব সুন্দরভাবে করা যেতে পারে। বাট হ্যাঁ, साथ साथ मैंने इसके साथ साथ दूसरे पैरामीटर को भी यूज करना है। अच्छा आगे देख। The calculation suggests that Nifty is likely to trade anywhere in the region of 8214 to 8818. Point to be noted, sir. Point to be noted. But ये जो रेंज आपने देखा अपर एंड लोअर, हाउ श्योर आर वी अबाउट दिस? हम लोग कितना श्योर हो सकते हैं? अब ये श्योरिटी का 3 खेल दिखा है आपको, हाँ, 68%, 95% as well as 99.7%। अब आपको मैं वही चीज दिखा रहा हूं। How sure are we about this? Well, we know that there is a 68% probability for these calculations. 68% probability कैसे आया? 68% तो 1:1 कॉन्सेप्ट में डेवलप होता है ना सर? 68% 1:1 कॉन्सेप्ट में डेवलप होता है। जैसे कि बेल कर्व में सबसे पहले हम लोगों ने यही चीज देखा है ना, बेल कर्व में हम लोगों ने सबसे पहले यही चीज देखा कि अगर हम लोग 1:1 यूज करेंगे तो 68% चांसेस है कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब आगे थोड़ा सा देखो, तो 68% प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कैलकुलेशन टू वर्क इन आवर फेवर। तो इसका मतलब ये भी है 32% चांसेस है कि निफ्टी इसके बाहर ट्रेड चला जाएगा, मैंने लोअर रेंज में 8214 को छोड़ के चला जाएगा और अपर रेंज में 8818 को छोड़ के चला जाएगा, जो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है ना। This also means all strike outside the calculated range may go worthless, है ना, worthless हो जाएगा। So as a trader ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाएगा, और स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो आपके लिए और भी बहुत मुश्किल, क्योंकि ऑप्शन सेलर का क्या होता है ना, लिमिटेड प्रॉफिट होता है ना, और अनलिमिटेड रिस्क होता है। बायर का ऑपोजिट होता है ना, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लिमिटेड रिस्क होते हैं, याद करो। So you can sell all call options above 8818। 8818 के ऊपर जितना भी स्ट्राइक रहेगा अब सबको सेल कर सकते हैं 8818 and collect the premium because they are likely to expire worthless। You can sell all the put options below 8214 and collect the premium because they are likely to expire worthless। जितना worthless होगा उतना ही तो सेलर के लिए अच्छा है ना सर? सेलर तो यही चाहता है कि वर्थलेस हो जाए, बायर को कुछ ना मिले और उसके प्रीमियम जितना वो कलेक्ट किया था उसका प्रॉफिट हो जाए, यही होता है ना। अरे यही होता है ना सर। तो अल्टरनेटिवली if you were thinking of buying call options above 8818, सपोज आप एक कॉल ऑप्शंस बाय करना चाहते हो 8818 के ऊपर, ठीक है, और पुट ऑप्शंस बाय करना चाहते हो 8214 के नीचे, 8214 के नीचे, you may want to think twice। 2 बार सोचना है, as you now know that there is a very little chance for these options to expire in the money। मैंने सेलर का ऑपोजिट सोचे सर, सेलर सोच रहा है कि वर्थलेस होगा, प्रीमियम कलेक्शन होगा, बायर सोच रहा है कि बाय करूंगा। लेकिन अगर सेलर का कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाता है तो ऑब्वियसली बायर का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। স্যার হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আজকে রেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এই ক্লাসটা দেখে নেবেন পরে। হ্যাঁ হ্যাঁ রাত্রে দেখে নেব। ঠিক আছে, ওকে ওকে, वही बात है सर। अगर आप ऐसे सेलर की तरफ से देख रहे हो तो बायर की तरफ से ऑब्वियसली आप 2 बार सोचोगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर गेन कर रहे हैं। तो बेसिकली as you now know that there is a very little chance for these options to expire in the money, hence it makes sense to avoid buying these strikes। तो एज ए बायर आपको ये स्ट्राइक ऑप्शंस अवॉइड करना चाहिए। अब चलो एक ऑप्शन चेन का एप्लीकेशन दिखाते हैं। आप लोगों को पता है ये जो ऑप्शन चेन है ना, इसी का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर है।
कॉल ऑप्शंस का एरिया लिया गया है सर। आप लोगों को ये भी पता है कि ऑप्शन चेन में दो एरिया होता है ना, एक कॉल ऑप्शंस का एरिया होता है, एक पुट का एरिया होता है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉल का एरिया को पुट किया गया है। तो जस्ट लुक एट सर, तो कॉल में ये जो प्रीमियम का एरिया आप देख रहे हो, और आप लोगों को पता भी है ना सर कि प्रीमियम किस तरह से पहले ज्यादा रहते हैं फिर कम हो जाते हैं, है ना। ये सब मनी नेस में पढ़ाया था मैंने कि प्रीमियम का वैल्यू क्यों क्यों बढ़ता है क्यों गिरता है। अब इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर बाई चांस कोई भूल गया है तो रिवाइज जरूर करें। तो दो एरिया है सर, आपको स्ट्राइक चूज करना है। तो स्ट्राइक ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर 8,800 से लेके 9,700 तक का दिखा रहा है। इसका प्रीमियम वैल्यू 11.90 पर शेयर के हिसाब से 0.20 तक का दिखा रहा है। ठीक है, 0.20 तक का दिखा रहा है। एज पर दी पुराना डेटा है, ये करेंट डेटा नहीं है सर। करेंट डेटा आपको करेंटली यहाँ मिल जाएगा कि निफ्टी का क्या चल रहा है, प्रीमियम ऑप्शंस भी दिख जाएगा और स्ट्राइक ऑप्शंस भी दिख जाएगा। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग में फोकस करें सर, चाहे डेटा पुराना हो या नया, कैलकुलेशंस एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इफ आई वेर टू पर्सनली सिलेक्ट स्ट्राइक टूडे, मानो कि आज आपको स्ट्राइक चूज कर, क्या करना है सर? इट वुड बी आइदर 8850 और 8900 और प्रोबेबली बोथ, एंड कलेक्ट 7.45 एंड 4.85 इन प्रीमियम रेस्पेक्टिव। अब आपके मन में चल रहा है सर क्या रीजन है कि आप 8,850 और 8,900 के ऊपर बात कर रहे हो। सर करंट मार्केट में ये जो पर्टिकुलर ट्रेड मैं बता रहा हूँ आपको, करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस क्या था सर हम लोगों का? ये था ना 8462, 8462। ठीक है, ठीक है सर। तो करंट मार्केट प्राइस 8462 तक चल रहा था और स्ट्राइक ऑप्शन जो है ये आप 8,800 से लेके 9,700 तक देख रहे हो। तो 8462 के अगर मैं थोड़ा सा एटीएम एरिया में या ओटीएम एरिया में देखूं तो आप देख सकते हो 8,800 है, 8,850 है ना, 8,900 है। तो एज ए ट्रेडर अगर आप सेलर बनना चाहते हो, मैंने ऑब्वियसली यहाँ पर सेल का ही ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पर्सनली स्ट्राइक चूज करोगे तो 8,850 और 8,900 चूज करो, एग्जाम्पल है, ठीक है करेंटली। तो दोनों का प्रीमियम कितना है? 8,850 और 8,900 का प्रीमियम देख लो। 850 का है 7.45 और 900 का है 4.85, 4.85। चलो वेरी गुड। तो अगर आप अच्छा ये प्रीमियम एज ए सेलर क्या करोगे, पेमेंट करोगे कि कलेक्ट करोगे? कलेक्ट करो। कलेक्ट करोगे, जो लॉट साइज होगा उसके हिसाब से। नाउ द रीजन टू सिलेक्ट दिस स्ट्राइक्स इज सिंपल। अब ये क्यों सिलेक्ट किया गया? आई सी एन एक्सेप्टेबल बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड का भी एक कॉन्सेप्ट है जो टेक्निकल पे मैं डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना আচ্ছা देखो। হ্যালো, কি হয়েছে? বলছি একটা কোশ্চেন আমার মনে পড়ে গেল, আমার ওই এক্সামেও এসেছিল। তো ধরো হুম, সাপোজ আমি একটা সিচুয়েশন বলছি, ধরো অপশন বায়ার আর অপশন সেলার। অপশন সেলার হচ্ছে প্রিমিয়ামটা কালেক্ট করে আর হুম, অপশন বায়ার প্রিমিয়ামটা দেয়। বাই হ্যাঁ, চান্স ধরো অপশন বায়ারের লস হয়ে গেল, হিউজ পরিমাণ লস হয়ে গেল, ঠিক হুম, আছে, মানে তার আবার দুটোই কল অপশন আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট কন্ট্রাক্টে নেওয়া রয়েছে। হুম, এবার সেই টাইমে তো তোমার সেটেলমেন্ট প্রসেস যা হয় ওটা তো হুম, নর্মালি হয়ে যায়, কিন্তু হুম। বাই চান্স ধরো সে ধরো আর কোনো প্রিমিয়াম দিচ্ছেই না, তাহলে সেই টাইমে কি হবে? ওই অপশন বায়ারের ক্ষেত্রে কি হবে? স্কোয়ার অফ করে দেবে, না তাকে পাম্প করতে হবে, নাকি হচ্ছে কি মানে অপশন কন্ট্রাক্টটাই পুরো ক্যান্সেল হয়ে যাবে? দেখ, যদি ডিফল্ট কন্ট্রাক্ট সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে তাহলে না বেসিক্যালি না, সেটেলমেন্টের আগের সিচুয়েশন বলছি, সেটেলমেন্টের আগের সিচুয়েশন, মানে হিউজ পরিমাণ লস হয়েছে অপশন বায়ারের, সে ধরো প্রিমিয়ামটা মানে বাকি যার প্রসেস রয়েছে মানে আরো প্রিমিয়াম ওকে দিতে হবে, কিন্তু সে দেয়নি, মানে মার্জিনে নিয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কি হবে? নর্মালি প্রিমিয়াম কালেক্ট করেই নেয়, নর্মালি প্রিমিয়াম কালেক্ট করেই নেয়, মানে ব্রোকিং ফার্ম কিন্তু অত সহজে ছাড়ে না। ঠিক আছে, আর যদি কোনো প্রয়োজন হয় তখন পাম্প করতে হয়, সেক্ষেত্রে ইন্টিমেশন দেওয়া হয় কি আপনার ব্যালেন্স কম আসছে, তো সেক্ষেত্রে পাম্প করতে হতে পারে, ডিপেন্ড করছে সিনারিও। মানে অপশন নর্মালি পাম্পই করতে হয়, তাই তো? যদি যদি না থাকে তাহলে তো পাম্প আর করতেই ডিম্যাট হবে। আর ডিম্যাটের সিচুয়েশন কি হয়? নেগেটিভে চলে যায়। অবভিয়াসলি আচ্ছা, চলে যাবে, ঠিক আছে, ঠিক চলে আছে। যাবে। সাড়ে তোর তিনটে যদি পর্যন্ত টাইম দেয় সম্ভবত। হ্যাঁ কি বলছিস?
মানে 3:30-এর মধ্যে মানে টাকা অ্যাড করতে পারে ওরা। হ্যাঁ, তোকে একটা টাইম দেবে, সেই টাইমের মধ্যে তোকে টাকাটা অ্যাড করতেই হবে। যদি তুই না করিস তাহলে তো সব নেগেটিভ হয়ে যাবে। না 3:30 কথা না, আমি বললাম নর্মাল লং বলছি এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, 14 এ লগইন বলছি না। আমি বুঝতে পেরেছি। তো হ্যাঁ না থাকলে নেগেটিভে চলে যাবে ডিম্যাট অবভিয়াসলি। আর তোর টাকা না থাকলে তোকে টাকা দিতে বলবে। তবে বেসিক্যালি ওইখানে স্প্যান আর এক্সপোজারের ম্যাটারটা খুব কাজে দেয়। মানে কোম্পানি সবসময় চাইবে কি মার্জিনটা কমপ্লিট লেভেলে অ্যাভেলেবেল থাকবে, ঠিক আছে? কারণ এই মার্জিন সেটেলমেন্টের উপরে রিসেন্টলি প্রচুর ইয়ে হচ্ছে, মানে প্রচুর রুলস এসছে তো রিসেন্টলি। ঠিক আছে, আমি মার্জিনের এটা কি হ্যাঁ এগুলো কি লিগ্যাল ম্যাটারে থাকে না হ্যাঁ লাস্টের হ্যাঁ হ্যাঁ চ্যাপ্টার গুলো? বলবো মার্জিনের কনসেপ্ট, ঠিক আছে? সেটেলমেন্ট ইস্যুসে কি হয় না হয় এগুলো বলবো। আমি এমনিতে নর্মাল ক্যালকুলেশন ওয়াইজ আগে বলেছি মার্জিন কি হয় না হয়, বাট আগে যখন সেটেলমেন্ট গুলো বোঝাবো তখন ওই জিনিসগুলো আসবে। তুই না শুনি, তুই মানে কি বলবো, কোথায় কি প্রশ্ন করতে হয় কোনো ঠিক নেই, জানি একটা আরে না না, বলে হট করে মনে পড়ে গেল তাই। গন্ডগোল করে দিস। একটা জিনিস মানুষ বুঝছে তা না, একটা কোথা থেকে কোথায়, মানে এত ফ্লাকচুয়েট মাইন্ড না, সামনে থাকলে না মারধর খেয়ে যায়। আচ্ছা দেখ, প্রেজেন্টে থাক। কোয়েশ্চেন কিছু থাকলে নিশ্চয়ই সেগুলো জট ডাউন করে রাখবি, আস্তে আস্তে সমস্ত কিছুরই আনসার পাবি। আচ্ছা দেখ, আচ্ছা আই এম সার্টেন মেনি অফ ইউ হ্যাভ থট দ্যাট ইফ ইউর রাইট, আচ্ছা 8,850 কল and collect 7.45 as premium, it does not really translate to any meaningful amount. After all 7.45 per lot it translate to, अच्छा अगर जैसे मानो आज की रेट में 50 का लॉट होता है, उस टाइम पे 25 का लॉट होता था, है ना? तो अगर 25 का लॉट है और 7 टका 45 पैसा प्रीमियम है, तो 25 इंटू 7.45 ये प्रीमियम आप क्या करोगे सर? एज ए सेलर Collect क्या कलेक्ट करोगे? ठीक है, ये ऑन दैट टाइम 25 का लॉट होता था, आजकल डबल हो गया है। सो वेल दिस इज एग्जैक्टली वेयर मेनी ट्रेडर मिस द प्लॉट, है ना? 186.25 बहुत ज्यादा अमाउंट तो है नहीं। अब यहीं पर बहुत सारे लोग ना थोड़ा मिस भी कर जाते हैं। मैं समझाता हूँ कि क्या मिस कर जाते हैं, ध्यान से सुनना। आप लोग शायद सोच रहे हो, मेनी ऑफ यू, द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, कि आप 186 को देख रहे हो एंड नॉट रियली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली लोग नहीं देखते, ज्यादातर केस में ना सब एब्सोल्यूट में सोचते हैं। अच्छा 186 ही तो आ रहा है। अब इसको अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न सेंस में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। थिंक अबाउट इट, मार्जिन अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेक दिस ट्रेड इज रफली 12,000। एग्जाम्पल है, ठीक है? जैसे हर ट्रेड के केस में आपको एक मार्जिन शो करता है, ये सब चीज पहले भी हुआ। और अगर और डिटेल्स में जानना है, आप मार्जिन कैलकुलेटर के आपका जो भी डिमैट अकाउंट है उसके मार्जिन कैलकुलेटर में जाओ, आपको सारा चीज दिखा देता है। अच्छा प्रीमियम अमाउंट 186.25, इसके लिए आपका मार्जिन डिपॉजिट कितना है? 12,000, है ना? 12,000 मार्जिन डिपॉजिट 12,000, प्रीमियम अमाउंट 186.25 वर्क्स आउट टू रिटर्न। अच्छा ये 12,000 में कितना प्रीमियम तुमने कलेक्ट किया? 186.25, इसका रिटर्न कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो सर? 12,000 देके 186.25 कलेक्ट कर रहे हो तो कितना परसेंटेज होगा? 1.5% মতো তো হবে। 12,000 1% মানে 120 হচ্ছে আর আরো 60। एग्जैक्टली 1.55 सही बता रहा है फिर, है ना? 1.55 सही बता रहा है। तो ये 1.55% which by any stretch on imagination is not a bad return, especially for a 16-day holding period। ध्यान से सुनना, ये एक दिन का बात है। For a 16-day holding period, if you can consistently achieve this every month, then we are talking about a return over 18% annualized just by means of option writing। सर बात को समझे, अगर आप हर महीना 1.5% करके रिटर्न कमा लेते हो, 1.55% करके रिटर्न कमा लेते हो 16 दिन होल्डिंग पीरियड में, तो आपका 12 महीने का टाइम पीरियड है। अगर एवरी मंथ आप 1.5% करके कमा सकते हो तो साल भर में कितना कमा लोगे? पता था कि बुझते पारली ना? স্যার 18%।
1.55 into এর কাছাকাছি 18.6%। 18.6%। अब मुझे बताओ कौन सा बैंक आपको देगा 18.6% रिटर्न? आप एफडी करके कौन से बैंक में इतना कमा सकते हो? आप कौन से पोस्ट ऑफिस में, कौन सा इंश्योरेंस कंपनीज में, इवन कौन सा म्यूचुअल, कितना म्यूचुअल फंड है जो आपको एकदम इतना रिटर्न दे सकता है? क्या 18% रिटर्न कोई खराब है या अच्छा है? ডিপেন্ড করছে তোমার নিফটি বা যে বেঞ্চমার্কটা ফলো করছো তুমি বা পার্টিকুলার সেক্টরটা, সেই সেক্টরটা কত পার্সেন্ট রিটার্ন দিয়েছে। সেটা যদি এখন 30% দেয়, আমার डजंट मैटर सुमित, डजंट मैटर। तो इस तरह से कंपेयर ना कर। हो सकता है कि निफ्टी कभी 30% रिटर्न दे दिया बट तुम्हारा रिटर्न कम है, ठीक है? तो बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके सोच रहे कि निफ्टी तो अच्छा कमाया, मैंने तो कम कमाया। बट मैं तुमको इस तरह से नहीं समझने में नहीं बोल रहा। আরে নর্মালি যদি দেখো তাহলে ঠিক আছে, হিউজ রিটার্ন নর্মাল। ठीक है माने ह्यूज रिटर्न सर, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। अच्छा आप ऐसे एन एडवाइजर सोचो, आप एक एडवाइजर के तौर पे सोचो। ব্যাংকের টিপিল রিটার্ন, हाँ बोलो। ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটে স্যার রিটার্ন দেয় আপ টু 36%, তার 3 ডবল রিটার্ন আছে। 3 डबल रिटर्न है। तो एक आम आदमी जो रिस्क लेने से डरता है, वो अगर एटलीस्ट इतना कमा लेता है, ये तो मिनिमम रिस्क का एक खेला है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इट्स अ वेरी मिनिमम रिस्क मतलब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा ग्रिडी नहीं बनना है, हल्का हल्का खेल खेलना है, ठीक है? तो भी आप 18% के आसपास कमा सकते हो। मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस करके, आप प्रीमियम कलेक्ट करके, सिचुएशंस को देख के आप कमा सकते हो, एंड दैट इज पॉसिबल। इससे ज्यादा होता है सर, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे काफी ज्यादा हो जाता है। बट अगर कोई कम से कम इतना भी कमा ले ना, तो भी वो कोई भी बैंक वगैरह से ज्यादा कमा ले, एकदम आंख बंद करके। तो एज एन इक्विटी एडवाइजर, एज एन ऑप्शन एडवाइजर, आप किसी को भी इस तरह का चीज में एक रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकते। কি পিউষ দেয়া যাবে কি যাবে না? হ্যাঁ, তথার আজকে আওয়াজ হ্যাঁ, পাচ্ছি না। তথার একদম আওয়াজ পাচ্ছি না। তথা আছিস না নেই রে? স্যার এটা তো একটু রিস্কি কম আছে মনে হচ্ছে না? রিস্ক হ্যাঁ, কি হয়েছে বল। মানে এটাতে রিস্ক কতটা আছে? এখানে রিস্কটা খুব কম রাখা আছে, বেশি রিস্ক নেই এখানে। আমি এখানে রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিওটা এখানে দেখাচ্ছি না, জাস্ট এটাই বলছি কি একটা সামান্য আমি মার্জিন জমা করেছি 12,000, আর জাস্ট আমি একটা 186 টাকার প্রিমিয়াম কালেক্ট করেছি। যে প্রিমিয়ামের কনসেপ্টটা আমার মানে রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিওটা কমই আছে, ঠিক আছে? 7.4। এর কাছাকাছি আছে। হ্যাঁ বল। বলছি এটিএম এর কাছাকাছি আছে, তাহলে ওই পার্সেন্টেজও কমই আছে একদম। খুবই কম রিস্ক আছে, ঠিক আছে? কিন্তু তো স্যার হ্যাঁ বল কি হয়েছে। বলছিলাম ধরুন এটা তো সেলার প্রিমিয়াম কালেক্ট করছে, তো এক্সপায়ারি ডেটটা ধরুন 3 মাস অব্দি লাস্ট হয়, ধরুন নিফটি হলো বা ব্যাংক নিফটি হলো যেটারই হলো, তো 3 মান্থ লাস্ট হয়। তো 3 মান্থ হিসাব করলে তো ধরুন 186 টাকা প্রিমিয়ামটা কালেক্ট করা হয় 3 মাসের জন্য, এবার তারপরে প্রিমিয়াম তো চেঞ্জ হতেই পারে, না আর বেশি হতে পারে কম হতে 3 পারে। মাসের জন্য নয়, এটা 16 দিনের জন্য। তার আগে সেল করে দেবে, হ্যাঁ, মানে এটা 1 মাসের হিসাব, মানে আমি যদি বেশি ধরি তাহলে 3 মাসের ধরলো, না, যে অত 1 বছর বেশি তো পুরোপুরি অত বেশি করতে হবে না। তো 16 দিন, প্রত্যেক মাসে 16 দিনের মানে একটা বেসিক, ঠিক আছে? 16 দিন 17 দিনের একটা অ্যাভারেজে তুই কিনছিস, তোর এক্সপায়ারি আছে, হ্যাঁ, তাহলে তো এটা হলো, তাহলে তো কম বেশি প্রিমিয়াম আমি রিসিভ করছি, মানে সেটাই এবার 186 করলাম, পরের বার 250 করতে পারি, যখন মার্কেট ভোলাটাইল হবে। সিম্পল, ঠিক আছে? প্রত্যেক মাসেও যদি কেউ এইটুকু করে তাও বছরে সে ভালো রিটার্ন কামাতে পারে, মানে খুবই মিনিমাম রিস্কে, এটাই জাস্ট বোঝাতে চাইছি, ঠিক আছে? আচ্ছা আগে আরো অনেক কিছু দেখবি, এখন কিছুই না। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इट्स अ वेरी फेमस स्ट्रेटेजी सर। जो लोग मार्केट को लेके ना ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ठीक है? बहुत कमाने के चक्कर में थोड़ा भी आना अगर कम हो जाए ना तो भी खराब चीज है, ठीक है? आप बहुत कमा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई डिसिप्लिन वे में भी करता है ना तो भी वो एक रेगुलर रिटर्न कमा सकता है, और लॉस तो मतलब ना के बराबर। पुट ऑप्शंस, ठीक है? अब देखो कोई पुट ऑप्शंस इतना शॉर्ट करना पसंद नहीं करता, फॉर द सिंपल रीजन दैट पैनिक स्प्रेड्स फास्टर देन ग्रीड, है ना?
If there is a panic in the market, the fall in market can be much quicker than you can imagine. And even before you can realize the OTM options that you have written can soon become ATM. जो आप OTM सोच रहे थे वो ATM हो जाएगा और ITM हो जाएगा. तो it is better to avoid than regret. मैंने ज्यादातर ये प्रॉब्लम होता है. मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पुट ऑप्शंस में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बट कहने का मतलब है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन जाएगा ना, तो कब OTM से ITM और ATM में आ जाएगा कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे और मार्केट फटाफट कंप्लीट हो जाएगा. मतलब जीरो लेवल में हो सकता है. Call options, you invert the above point and you will understood why writing call options are better than writing put options. Writing call options are better than writing put options. माने call सेल करना ज्यादा अच्छा है compared to put सेल करना. For example, ये सब आप लोग घर पे भी ना बैठे बैठे ना सोचना, तो आप देखना कि आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड और ज्यादा बढ़ेगा. निफ्टी 8900 कॉल ऑप्शंस अगर आप स्ट्राइक चूज करते हो तो 8900 मोटा मोटी एटीएम है करंटली 8400 500 के हिसाब से, है ना. करंट प्राइस क्या है एज पर आवर दी एग्जांपल, करंट मार्केट प्राइस 8500 के आसपास है. तो अगर आप 8900 चूज करते हो तो निफ्टी फॉर द 8900 कॉल ऑप्शंस टू बिकम एटीएम और आईटीएम, निफ्टी हैज टू मूव कितना, 8500 से 8900 में जाने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, 400 पॉइंट. हाँ सर, अगर आप 8500 करंट मार्केट प्राइस है, अगर निफ्टी 8900 में जाएगा तो इसके लिए कितना पॉइंट मूव करना पड़ेगा, 400 पॉइंट. कितने दिन में सर? 8462 হচ্ছে ইয়ে আছে স্পট যেটা अच्छा स्पॉट আছে, एक सेकंड सॉरी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. करंट मार्केट प्राइस 8462 8462 और 8900 इज माय स्ट्राइक. तो अगर ये एटीएम से आईटीएम जाने के लिए कितना मूव, 438 पॉइंट मूविंग चाहिए. कितने दिन में चाहिए सर? 16 दिन, है ना. फॉर दिस टू हैपन देयर हैज टू बी एक्सेस ग्रिड इन द मार्केट, है ना. 438 पॉइंट मूव अगर 16 दिन में नहीं करता है, एंड लाइक आई सेड earlier 438 move takes a bit longer than 438 down move. यानी 438 मूव होने में ज्यादा समय लगेगा कंपेयर टू 438 डाउन जल्दी हो जाता है. ऐसा होता है मार्केट में. हाँ सर, 400 पॉइंट आप जाने में जितना समय लगता है 400 पॉइंट डाउन जाने में उससे कम समय लगता है. ये सब হ্যাঁ দাদা ডাউনে কম সময় লাগে। डाउन कम समय लगता है, आप होने में टाइम लगता है ना. सर यही रीजन है कि प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप शॉर्ट करो तो कॉल ऑप्शंस करो, पुट के केस में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. स्ट्राइक आइडेंटिफिकेशंस, I do the whole exercise of identifying the strike, that is SD, mean, calculations, है ना, converting the same with respect to number of days to expiry, selecting appropriate strike only and week before expiry and not before that. The timing here is deliberate. यहाँ पर जो समय लिया जाता है ये deliberate है, मैंने जानबूझ के लिया जाता है. अब टाइमिंग का क्या खेल है? Prefer to short options only on the last Friday before the expiry week. क्या प्रेफरेंस क्या होता है ट्रेडर का? प्रेफर टू शॉर्ट ऑप्शंस ओनली ऑन द लास्ट फ्राइडे बिफोर द एक्सपायरी वीक. फॉर एग्जांपल अगस्त 2015 एक्सपायरी इज ऑन 27 अगस्त को एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कब करोगे? 21 अगस्त. ध्यान से सुनना सर, एक हफ्ता पहले. कॉल ऑप्शन शॉर्ट कब करोगे? शॉर्ट माने सेल करोगे, कॉल सेल करना, राइटर बनना है. अगर 27 को एक्सपायरी है तो प्रेफरेबल है कि आप 21 को शॉर्ट करें अराउंड द क्लोजिंग. अब क्यों ऐसा करना है? दिस इज मेनली इंश्योर दैट थीटा वर्क्स इन माय फेवर. अब इसके लिए आपको फिर से थीटा याद करना पड़ेगा कि थीटा क्या करता है. रिमेंबर द टाइम डीके, याद है ना सर, जो हम लोग आज चैप्टर में डिस्कस किए थे. द ग्राफ मेक्स इट एम्पली एविडेंट दैट थीटा किक्स इन फुल फोर्स एज वी अप्रोच एक्सपायरी. इसीलिए अगर आपको सेलर बनना है आप एटलीस्ट 1 वीक पहले सेलर बनो मार्केट एक्सपायरी से. ये सब बात ध्यान में रखिएगा सर, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है. और थीटा का इस्तेमाल भी आप लोग सीख जाओगे आगे आगे. मैंने ऑलरेडी थीटा क्या है जान चुके हो, आगे जब स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा और बताऊंगा. प्रीमियम कलेक्शंस के ऊपर क्या है? बिकॉज आप क्या कर रहे हो, राइट कॉल ऑप्शंस, है ना, सेल कर रहे हो कॉल वेरी क्लोज टू एक्सपायरी, द प्रीमियम आर इनवेरिएबल लो, है ना. प्रीमियम क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा सर? एक्सपायरी के आसपास में प्रीमियम वैल्यू कम हो जाएगा,
नो डाउट सर, समय ज्यादा रहता है तो प्रीमियम हाई रहते हैं, समय कम हो जाता है तो प्रीमियम लो हो जाता है। ये चीज थीटा में बताया गया था। द प्रीमियम दैट इज कलेक्टेड इज अराउंड 5 और 6, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसलेटेड टू अबाउट 1% रिटर्न, है ना। अगर 5% 6% कर रहे हो, ठीक है, तो हार्डली 1% रिटर्न। बट देन आई फाइंड द ट्रेड क्वाइट कंफर्टिंग फॉर 2 रीजंस। फॉर द ट्रेड टू वर्क अगेंस्ट मी, निफ्टी हैज टू मूव 1 SD, है ना। अगर मेरे अगेंस्ट में जाएगा निफ्टी, ठीक है, तो निफ्टी को 1 SD में अगले 4 दिन में, मैंने 1 हफ्ता का है सर, ठीक है, तो निफ्टी को मेरे अगेंस्ट में जाना है तो 1 SD के ऊपर डिपेंड करके करना पड़ेगा, समथिंग दैट डज नॉट हैपन फ्रीक्वेंटली, रोज रोज नहीं होता है। एंड थीटा वर्क्स इन माय फेवर, द प्रीमियम इरोड मच फास्टर ड्यूरिंग द लास्ट वीक। ये तो आप लोगों को पता है ना, थीटा में पढ़ा गया था। प्रीमियम लास्ट 3-4 दिन में बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, और यही चीज ऑप्शन सेलर को फेवर करते हैं। भले ही वो कलेक्ट कम करेगा बट करेगा जरूर, और यहीं पर बायर फंस जाता है, ठीक है। इसीलिए आजकल एक न्यू टेक्निक आया है ऑप्शन, आजकल नहीं, जो लोग समझ गए मार्केट को वो ज्यादा सेलर बन के कमा रहे कंपेयर टू बायर बन के, ठीक है। So why bother? Most of you may have the thought that premiums are so low. Why should I even bother? Honestly, यही सोच नॉर्मली सबके दिमाग में चलता है। However, समय के साथ साथ over time, you will realize, sir, I have realized that trades with the following characteristic make sense. Visibility on risk and reward, both should be quantifiable. If a trade is profitable today, then I should be able to replicate the same again tomorrow. Consistency is finding the opportunity and assessment of worst cases scenarios. यानी खराब से खराब क्या हो सकता है ये आपको एसेस करना चाहिए। दिस स्ट्रेटजी टिक्स वेल ऑन ऑल काउंट्स अबव हिंज माय प्रेफरेंस। इसीलिए ऑप्शन सेलर कॉल में ज्यादा होना चाहिए, ना कि पुट में। मतलब ये नॉर्मल सेंस है, बाकी और भी स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट है सर, बट ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सेलर बनोगे तो कॉल में बनो, ठीक है, कॉल ऑप्शंस में बनो, और एक्सपायरी के कम से कम 1 हफ्ता पहले पोजीशन लो, ठीक है। इसी तरह से एसडी को कंसीडर करना चाहिए, इवेंट्स को कंसीडर करना चाहिए, ब्लैक स्वान मतलब जो बहुत ही रेयरली जो चीजें होते हैं, सक्सेस रेशियो कितना है ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है, और क्या खर्चा पड़ेगा, एक्सपेंस कितना होगा, और कैपिटल एलोकेशंस का क्या सिनेरियो बनेगा। ऐसे कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली आप लोगों को ख्याल करना चाहिए मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। ওই কেউ যদি আনলিমিটেড মানে প্রফিট গেইন করতে চায় তখন মানে বেশি রিস্ক নিয়ে অপশন মানে ইয়ে হবে পুট বাই তাহলে বাই করতে হবে, পুট বাই করতে হবে তাই তো? অপশন বাই। তখন বায়ার হতে হবে, আনলিমিটেড হ্যাঁ প্রফিট মানে গেইন করতে গেলে বায়ার হতে হবে। বেয়ারিশ মুডে আছে তাহলে অপশন বাই করতে হবে, তাহলে রিস্কটা বেশি থাকবে আর কি। ऑब्वियसली देख सर, मैं ये जो चीज आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ ये बेसिकली जो लोग वोलेटिलिटी को बेस करके मार्केट में आता है ना, वो सेलर बन के डिसिप्लिन वे में लो रिटर्न कमाते हैं। जैसे मुर्गी, जैसे आप सुन रहे हो सर, मुर्गी, ये चीज मैं पहले ही बोला था, मुर्गी जो होता है ना छोटा छोटा खाता है, चिकन छोटा छोटा खाता है बट पेट भर लेता है ना, एक साथ में बड़ा निवाला नहीं लेता है। मैंने निवाला समझते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रास, ठीक है, बंगाली में लोग क्या बोलते हैं, ग्रास। मैंने बड़ा बड़ा ग्रास नहीं लेना है सर, ठीक है, ग्रास मैंने एक साथ में बहुत सारा खाना मुंह में नहीं डालना है, छोटा छोटा डालना है, जस्ट लाइक ए मुर्गी चिकन की तरह, लेकिन छोटा छोटा करना है, डिसिप्लिन वे में करना है, और प्रूव हुआ है मार्केट में ये चीज, ठीक है, कि सेलर छोटा छोटा कमाते हैं पर डिसिप्लिन वे में कमाता है, और कब पैसा कमा के निकल जाते हैं समझ में नहीं आता। इसीलिए ये मैं चीज आप लोगों को बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो थोड़ा बताना चाहिए। तो आज इतना ही रखता हूँ, बाकी बाकी का चर्चा कल बताता हूँ। आज थोड़ा मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है सर, आज बात करने में इतना मन ही नहीं हो रहा है। मैं कल के क्लास में आपको बाकी पॉइंट बताऊंगा सर, ठीक है, कि और क्या क्या चीज आप लोगों को देखना चाहिए एज ए ऑप्शन सेलर, स्पेशली जब आप डेविएशन और वोलेटिलिटी को चेक करते हुए मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है सर। कल अगर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, हाँ কি হয়েছে বল, ভলিডিটি স্যার বেস করেও তো স্যার আমি অপশন বাইরে দিয়ে তো হতে পারি, হ্যাঁ কেন হতে পারিস, কোনো প্রবলেম হবে আমি কি বলেছি হতে পারিস না, না। নিশ্চয়ই হতে আমাদের পারিস, কাছে সেলের পড়ে গেল। निश्चय होते पारिस, बट एज ए सेलर तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वही फिर से तुम प्रॉफिट के चक्कर में पड़ गए ना सर, वही चीज तो तुमको बाई बाई करके तुमको ज्यादा गेन नजर आता है। यही चीज है सर, थोड़ा सा না স্যার আসলে
আসলে স্যার বাড়িতে হলে কি স্যার শুধু প্রিমিয়াম হলটা জমা করতে হয়, লস খেলে প্রিমিয়ামটাই লস পাবো, কিন্তু স্যার সেলার হতে গেলে স্যার প্রচুর অ্যামাউন্টের দরকার, এর জন্য স্যার। ऑब्वियसली बट ये चीज आपको आगे आगे देखो सर, अभी आप लोग थोड़ा सा कम एज है, कैपिटल कमती है, बट आगे जाके जब आप थोड़ा सा सीनियर हो जाओगे ना, तो आपके पास जब कैपिटल आ जाएगा, आप देखना कि आप यही चीज ज्यादा पसंद करोगे। याद रखना सर, ठीक है, यही चीज ज्यादा पसंद करोगे। जो भी हो, मैं आप लोगों को बस इसलिए बोला क्योंकि वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करके ऑप्शन सेलर मार्केट में ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। और कल ये भी चीज सिखाऊंगा, ये चीज आप लोग बार बार मुझे पूछ रहे थे कि सर वोलेटिलिटी के बेसिस में स्टॉप लॉस कैसे लगा जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, कल बताएंगे सर, आज इतना ही। তো এই পিডিএফটা শেয়ার করে দেবেন না, ভোলাটিলিটি কি আলাদা যে পিডিএফটা। ভোলাটিলিটিটা যে পিডিএফ পাঠিয়েছি সেটাতে ভোলাটিলিটি ডিটেলস গুলো নেই কি? হ্যাঁ, না এটা আমি অন্যটা থেকে পড়াচ্ছি মনে হচ্ছে, এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। না না, এটা দিয়ে একই কি জিনিস, আলাদা না? একই জিনিস, এটা আমি জেরোদা সাইট থেকে নিয়ে পড়াচ্ছি। ঠিক আছে তাহলে ধরে, যদি নোটসে না থাকে আমাকে না আছে স্যার দেখেছি, ঠিক আছে। ओके सर, ওকে রাখছি দাদা, স্যার। বাই। ओके चलो टाटा, বাই স্যার। बाय सर, হয় স্যার। बाय सर। স্যার ফান্ডামেন্টাল একটা মনে আছে আপনার? দেবেন আমাকে? ফান্ডামেন্টাল তোকে দেবো বলেছিলাম না? হ্যাঁ। তাই তোকে আমি একটা- কিছু ক্লাস দিয়েছিলাম না আমি? না 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 না, আপনি আমাকে দিইনি? বলেছিলেন যে না। আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে দেবো, দেবো পিউষ, দিয়ে দেবো। একটা ক্লাস মনে হচ্ছে আপনি সম্ভবত দিয়েছিলেন আমাকে, মানে ফান্ডামেন্টাল নয়, একটা দিয়েছিলেন কি জানি। না দেখলাম। না, ওটা ফান্ডামেন্টালি, ওটা একবার দেখি স্যার, আমি আরো কিছু ক্লাস আছে ফান্ডামেন্টাল ছিল, অনেক ক্লাস আছে। আচ্ছা আমি ঠিক ঠিক আছে, আছে। আমি একটু রেডি করে দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, বাই। ঠিক আছে চলো। স্যার কথা বল দাদা। স্যার বলছি ও আজকে সব ওখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে গান হচ্ছিল বলে তাই চালায়নি স্পিকারটা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তার আওয়াজ পাচ্ছিলাম না, এই জন্য। হ্যাঁ বল। ওই যে স্যার হেভি গান হচ্ছে তাই জন্য আর চালালে তো এখানে ডিস্টার্ব হবে। ঠিক আছে কোনো স্যার ওই এই যে এখানে যেটা ইয়ে রয়েছে কল অপশনটা যখন সেল করছে, স্যার কল অপশন সেল করছে মার্কেট ডাউন এর জন্য, পুট অপশন তো সেল করে মার্কেট আপের জন্য। হ্যাঁ, স্যার দুটো তো আলাদা কনসেপ্ট হয়ে গেল, তো এখানে দুটোর সঙ্গে দুটোর কম্পারিজন কি করে হচ্ছে? কম্পারিজন এই জন্য করছে বিকজ মানে বেসিক্যালি তুই যখন কল সেল করছিস বা পুট সেল করছিস, কল যখন তুই সেল করছিস, তুই কেন কল সেল করছিস বল? কল সেল কেন করে মানুষ? স্যার মার্কেট ফ্ল্যাট বা ডাউন যাবে। মার্কেট ডাউন যাবে। আর পুট কখন সেল করে মানুষ? মার্কেট যখন আপ বা ফ্ল্যাট যাবে। মার্কেট যখন আপ ফ্ল্যাট যাবে। তো এখানে বেসিক্যালি এই জিনিসটাই বুঝতে হবে যে তুই যদি তুই তো শর্ট করতে চাইছিস, তো শর্টিং এ মানে এটা একটা কনসেপ্ট, মানে এটা মানে এরকম নয় কি একদম পুরো মানে পাথরের লকির নয় কি তুই করতে পারিস না, এরকম ব্যাপার না। মানে এটা একটা সাজেশন কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে কি যদি কেউ শর্ট করে তাহলে কল অপশনসে করা ভালো কম্পেয়ার টু পুট অপশনস। মানে পুট অপশনস কে শর্ট করতে গিয়ে যে প্রবলেমটা ক্রিয়েট হয় মার্কেট ফ্লাকচুয়েশনসে বা ভোলাটিলিটিতে, সেটা কম্পারেটিভলি কল অপশনসে বেটার কন্ট্রোল হয়, সেটাই বলতে চাইছি। হতে পারে দুটো আলাদা অ্যাপ্রোচে কাজ করে, কিন্তু শর্ট তো করছিস না তুই। পুট শর্ট কর বা কল শর্ট কর, কল শর্টটা বেশি প্রেফারেবল, এটা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, রাখছি স্যার। ঠিক আছে। সুমিত কি কিছু বলছিস?